बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में सेल्स टैक्स या वैट को डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के तहत इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। गवर्नमेंट जो टैक्स हैं वो कलेक्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल टैक्सेशन या कॉरपोरेट टैक्स, पाकिस्तान में जिसको इनकम टैक्स कहा जाता है। हमारे यहाँ सेल्स टैक्स को भी एज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू कंसिडर किया जाता है। आप अक्सर देखते हैं जैसे ही थोड़े से टारगेट शॉर्ट हुए, टैक्स का रेट 15 से 16, 17, 18, 19% कर दिया गया। जो एग्जाम्प्ट गुड्स थी उनके ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया गया या इनपुट सेल्स टैक्स को किसी भी तरीके से रिड्यूस कर दिया गया। नो डाउट कि हमारे यहाँ सेल्स टैक्स का रेट काफ़ी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है और ये इंक्रीज्ड रेट पुअर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी की वजह से बाज़ बिजनेसेस के लिए मुश्किलात का बायस भी बनता है और कहीं पे कुछ इनवाइसेस का हेर फेर भी किया जाता है। उसको टैकल करने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंटिन्यूसली रिफॉर्म्स करता रहा है। जनवरी में SRO 55 इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके अंदर कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए भी एनेक्जर H इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो उनके पूरे स्टॉक को रिकनसाइल करता है ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ, उनकी इंपोर्ट्स और सप्लाईज़ के साथ। इसी तरह से मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जो कि पहले थोड़े सिलेक्टिव मैन्युफैक्चरर्स थे, अब सारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए एनेक्जर J इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसमें भी ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन और सप्लाईज़ और क्लोजिंग स्टॉक है। यहाँ पे जो लेकुना है वो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा, क्या सिर्फ रॉ मटेरियल जो सेल्स टैक्सेबल है या अदर इनपुट्स गुड जो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स हैं उनकी कंजम्पशन डालनी है, या रेस्ट ऑफ द एडमिन, सेलिंग, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी, सर्विसेज भी इसका पार्ट होंगी। इसी तरह से सप्लाईज़ में क्या आपने रिस्पेक्टिव कॉस्ट डालनी है उस सप्लाई की, या अनेक्जर C से डाटा पुल होगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो रिकनसाइल होगा या अगर अनरिकनसाइल्ड होगा इनकम टैक्स रिटर्न के साथ, या जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो फिर उसकी रिकन्सिलेशन किस तरह से सबमिट की जाएगी। आज हम ये सारा कुछ स्टडी करेंगे। मेरा नाम आमिर रशीद है, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो 55 से पहले भी एनेक्जर J मौजूद था, लेकिन वो था कुछ सिलेक्टिव मैन्युफैक्चरर्स के लिए और सारे मैन्युफैक्चरर्स पे अप्लाई नहीं होता था, और इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी सी सेपरेट फॉर्म में ली जाती थी। ऑल्दो के प्रोडक्शन, आइटम कोड, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड और वैल्यू ऑफ लोकल सप्लाईज, बैलेंसेस, इस तरह की डिटेल्स ली जाती थी। लेकिन अगर आप इनको कह लें कि ये प्रॉपरली कोई एज सच रिकनसाइल नहीं होती थी और रिकन्सिलेशन सबमिट करनी पड़ती थी। यही हम चीज़ आखिर पे भी डिस्कस करेंगे। ये जो न्यू SRO के तहत नया जो एनेक्जर J इंट्रोड्यूस करवाया गया है, सबसे पहले तो ये आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स को अब ये डेटा प्रोवाइड करना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्टर। आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जनरल चीज़ें हैं, ओपनिंग स्टॉक। अब देखें, चूंकि ये प्रोडक्शन का डाटा है तो हमें एक चीज़ तो अंडरस्टैंड करनी है कि दे आर टॉकिंग अबाउट फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में अगर आपने प्रोडक्शन का डाटा देना है तो आपने ओपनिंग स्टॉक देना है, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक देना है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मंथ फॉर ईच ऑफ योर आइटम। आपने अपनी ईच आइटम की क्वांटिटी प्रोड्यूस देनी है। जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो अभी यहाँ पे है, वैल्यू ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। इसके ऊपर आगे जाते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी बोन ऑफ कंटेंशन है वो है सप्लाई, कि सप्लाई की जो फिगर्स हैं वो क्या होनी है। अदरवाइज प्रीवियसली भी क्लोजिंग बैलेंस मौजूद था, लेकिन अब जब आप इसके अंदर कुछ चेंज करेंगे या इसके अंदर चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली ये वाली फिगर्स भी चेंज हो जाएंगी और फिर इनकी प्रॉपर रिकन्सिलेशन होगी। सबसे पहले हम प्रोडक्शन कॉस्ट के एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो सकती है। देखें, प्रीवियसली जो हम प्रोडक्शन कॉस्ट आमतौर पे एज्यूम करते थे, हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट वहाँ पे डालते थे। हम रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक लेते थे, हम रॉ मटेरियल या मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर लेते थे। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करें तो ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता था, रॉ मटेरियल कंजम्पशन डाल दी जाती थी और रिटर्न सबमिट कर दी जाती थी। अब यहाँ पे लॉ ने वर्ड यूज़ किया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप जाएं तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट का ख्याल ये है कि जी ओनली दिस, अदरवाइज दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जी आपको टोटल कॉस्ट लेनी है प्रोडक्शन के लिए, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी लेनी है, उसके साथ आपने एडमिन एक्सपेंसेस भी लेने हैं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लेने हैं, अगर कोई अदर इनकम होगी तो वो आप इसमें से माइनस करेंगे। इसके साथ साथ जो चैलेंजेस आते हैं वो ये है कि अगर आप टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लेंगे
तो फिर आपका सैलरीज और अदर बेनिफिट्स की तरफ क्या ट्रीटमेंट होगा। पैकिंग मटेरियल तो हम समझते हैं कंज्यूमेबल है, वो हम पहले भी दे रहे थे। जो यूटिलिटीज़ हैं वो किस तरह से आएंगी, इस वक्त सोलर इंस्टॉलेशन भी एक मैटर है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज किस तरह से आएंगी। डेप्रिसिएशन जो नॉन कैश आइटम है एफबीआर का, उसके ऊपर क्या स्टांस होगा। अगर आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करें तो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अगर हम एडमिन पे चले जाएं तो यहाँ पे भी सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, यूटिलिटीज़ और मिला के ये टोटल एडमिन कॉस्ट बनती है। अगर आप टोटल कॉस्ट की बात करेंगे और टोटल कॉस्ट में आप जो है वो शामिल कर लेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन, ऑपरेशनल और अदर इनकम अगर कोई है उसमें से माइनस करके आप उसको यहाँ पे लेके आएंगे इस कॉलम में, तो फिर आपको यहाँ से जो फिगर्स हैं वो भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी पड़ेंगी। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट, अब हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकली क्या है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट इंट्रोड्यूस डाली जाए, यहाँ पे ओपनिंग वैल्यू के साथ आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आए। इसमें से फिर अगर आपको नेचुरली माइनस करना है तो एनेक्जर सी का डाटा माइनस करना है, यानी जो रेट एनेक्जर सी की सेल्स में लगेंगे वही आप यहाँ से माइनस करें तो आपका क्लोजिंग स्टॉक टैली हो जाएगा। कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, वो हम आगे भी डिस्कस करते हैं। उनका ख्याल अभी भी ये है कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ जो रॉ मटेरियल की कंजम्पशन है वो डालें, और यहाँ पे अब आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे इस रेलेवेंट आइटम की जो कॉस्ट निकालें। वो निकालना मुश्किल नहीं है, उसका तरीकेकार ये होगा कि इसके पास ओपनिंग स्टॉक है, जब आप प्रोडक्शन कॉस्ट डालेंगे, जो भी क्वांटिटी डालेंगे तो अवेलेबल फॉर कंजम्पशन आ जाएगी। यहाँ पे आप अगर क्वांटिटी अपनी डालेंगे तो वो यहाँ से रेट लेके आपकी क्वांटिटी को आउट कर देगा और आपका स्टॉक अपडेट हो जाएगा। ये डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हर एक के साथ रिकंसिलिएशन एग्जिस्ट करेंगी और कुछ और चैलेंजेस हैं। कुछ और चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले आप ये देखें कि इंपोर्ट के केस में हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं। एफबीआर का रिकॉर्ड सारा चल रहा होता है असेस्ड वैल्यू के साथ, और एक्चुअल कॉस्ट जो होती है वो कुछ नॉर्मल केसेस में कम होती है और कुछ केसेस में शायद ज़्यादा भी हो सकती होगी। तो आप जितना भी उसको नेक्जर को अपडेट कर लेंगे ये डिफरेंस रहेगा। इसी तरह मैंने डिस्कस किया यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, नॉन कैश आइटम्स का क्या बनेगा, जो अदर प्रोविजंस होती हैं उनको डिपार्टमेंट किस तरह से कॉस्ट का हिस्सा बनाना पसंद करेगा, WPPF, WWF क्या होगा। अगर आप इसको इस तरह से लेके चलें तो प्रीवियसली भी हम ये करते थे, हमारा टारगेट क्या होता है बुनियादी तौर पे, जब हमारा कोई ऑडिट या इस किस्म की कोई चीज़ होती है तो जो सेल्स टैक्स का जो रिटर्न्स हैं उनका जो है नेक्जर्स वो आपके कंपेयर किए जाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के साथ और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। ठीक है, अगर आपने इनके साथ कंपेयर करना है और आप समझते हैं कि ये मैंडेटरी है तो ये याद रखें कि आप कोई सा भी कॉस्टिंग का मेथड अडॉप्ट कर लें, आपको ईयर एंड के ऊपर या ऑडिट के ऊपर आपको अपनी रिकंसिलिएशंस बना के सबमिट करनी पड़ेंगी डिपार्टमेंट को, और ये चीज़ें उसी तरह से ही क्लोज हो सकती हैं। आई एम क्वाइट होपफुल कि एफबीआर की तरफ से इसके ऊपर कुछ मज़ीद क्लैरिफिकेशंस आएंगी, और जो रेट्स एक्सटेंड हो रही हैं वो भी शायद वजह यही है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन टैक्स।